हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपकी तैयारी में जान डालने के लिए मैं लेकर आया इंग्लिश का लेक्चर नंबर 11। इस लेक्चर में हम पढ़ते क्या है, इंग्लिश के लेक्चर में पढ़ते हैं एक छोटा सा पैसेज। इस पैसेज के माध्यम से मैं सिखाता हूँ आपको ग्रामर, वोकेब, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं पैसेज पे। पैसेज देखने से पहले ये है आपकी तैयारी की जीत। आप पढ़ते रहिए, रेगुलर रेगुलर पढ़ते रहिए। आप एक दिन जरूर जीतेंगे, लेकिन शर्त है कि कंटिन्यूअसली पढ़िए, लगातार पढ़िए। ऐसा नहीं है एक दिन पढ़े 2 दिन छोड़ रहे हैं। आप लगातार कम ही पढ़िए, 2 ही घंटा पढ़िए, लेकिन लगातार पढ़िए। शर्त इतना है, लगातार पढ़िए आप। चलिए बच्चों, देखते हैं पैसेज। पैसेज क्या है? पैसेज ये है। आज मैं पैसेज में थोड़ा एक्सरसाइज भी लेकर आया हूं। आपको थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। पहले हम पैसेज पढ़ेंगे। देखिए इसको पहले देखिए। उन बच्चों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। मैं जो लेक्चर ला रहा हूँ उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो इंग्लिश को पढ़ तो लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। ना उनकी मीनिंग निकाल पाते हैं, ना टेंस जान पाते हैं, ना उसका ग्रामर जान पाते हैं। ये उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। और उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो पढ़ नहीं आ पाते। मैं पढ़ाता भी हूँ। हर वर्ड की प्रोनाउंसिएशन भी अच्छे से करता हूँ। अच्छे से हर वर्ड को एक्सप्लेन भी करता हूँ। तो ये सब स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, क्लास फिफ्थ से नीचे के बच्चों के लिए है इंपॉर्टेंट। अगर बच्चा समझ पा रहा है तो, यानी क्लास फोर्थ के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, थर्ड के भी बच्चे पढ़ सकते हैं। सेकेंड के लिए नहीं है, फर्स्ट के लिए नहीं है, और इसके नीचे भी क्लास के लिए। हाँ, थर्ड फोर्थ व फिफ्थ वाले भी पढ़ सकते हैं। इसके ऊपर के जितने भी बच्चे हैं उन्हें अवश्य ही इस क्लास को देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और जो इम्पोर्टेंट हो उसे पेन डाउन करना चाहिए, नोट डाउन करना चाहिए। मैं पेन डाउन और नोट डाउन बताया हूँ पिछले क्लासेस में। क्या मतलब होता है इसका? लिखना होता है। क्या होता है? कॉपी करना, लिखना होता है। ये क्या है? फ्रेजल वर्ब है। चलिए, तो पहली बात, छोटे छोटे बच्चों जो क्लास में होते हैं उन्हें ये नहीं पता होता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये है तो क्या है। तो इसका इंस्ट्रक्शन पढ़ भी नहीं पाते, इसका मतलब भी नहीं समझ पाते। एग्जाम में बच्चे जाते हैं तो उन्हें बताया जाता है भैया तुम जोड़ो, बच्चा तुम जोड़ो घटाओ, ये इसका मतलब 10-10 वेजिटेबल्स के नाम लिखो, 10 फ्रूट्स के नाम लिखो, ऐसे बताया जाता है। तो जब कारण यही है, बताया क्यों जाता है? क्योंकि आप इंग्लिश समझ ही नहीं पाते। इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं लेकिन समझ ही नहीं पाते इंग्लिश पूछा क्या जा रहा है, इंस्ट्रक्शन क्या बोल रहा है। तो जब मैं जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर ऐसे पढ़ेंगे, लगातार पढ़ेंगे, 2-3 महीना पढ़ते रहेंगे, तो आपको हर चीज समझ में आने लगेगी। मीनिंग भी आप समझने लगेंगे, इंस्ट्रक्शन भी समझने लगेंगे। शर्त इतना है, लगातार आपको वीडियो देखना है। चलिए चलिए, क्लियर है बातें? चलिए, अब आते हैं पैसेज पे। पैसेज पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। इंस्ट्रक्शन क्या बोल रहा है? इंस्ट्रक्शन बोल रहा है, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। देखिए, रीड, रीड क्या है आपका? यहाँ पर वर्ब है। क्या है? वर्ब है। रीड पढ़ो, द फॉलोइंग, द क्या है? आर्टिकल हो गया। फॉलोइंग क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। वर्ब का कौन सा फॉर्म है? आईएनजी फॉर्म। फॉलो मतलब अनुसरण करना, फॉलोइंग मतलब जो नीचे लिख, फॉलोइंग वर्ड्स जो लिखे हुए वर्ड्स, ठीक है। फ्रॉम द स्टोरी, स्टोरी से जो वर्ड्स लिखे गए हैं उन्हें पढ़ो। स्टोरी से जो वर्ड्स लिखे गए हैं उन्हें पढ़ो। तो देखिए कौन कौन से वर्ड्स है? प्रॉमिस्ड, ये स्टोरी से वर्ड है। जो मैं स्टोरी पढ़ा रहा था, रामानाथ की कहानी, वही स्टोरी है। उसी स्टोरी से वर्ड लिए गए। मैं इस सब इस वर्ड की मीनिंग भी बता चुका हूँ, स्पेलिंग भी बता चुका हूँ, चीटेड भी बता चुका हूँ, लक भी बता चुका हूँ, रिमेम्बर भी बता चुका हूँ, ह्यूज भी बता चुका हूँ, डिफिकल्ट भी बता चुका हूँ, मार्केट भी बता चुका हूँ। इन सब के मीनिंग में बता चुका हूँ। आप रिमेम्बर कीजिए इन वर्ड की मीनिंग क्या बताए थे, याद कीजिए, याद करने की कोशिश करें। चलिए मैं बताता हूँ। पहले इतना पढ़ लीजिए। वर्ड्स फॉलोइंग क्या है आपका? ये एडजेक्टिव। वर्ड्स क्या हो गया? नाउन हो गया। अच्छा, वर्ड्स बता सकते काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? आप कहोगे काउंटेबल नाउन है। क्यों? क्योंकि इसका प्लूरल बना है, तो ये काउंटेबल नाउन है। ठीक है। चलिए, फ्रॉम क्या है? प्रीपोजिशन है। क्या है? फ्रॉम प्रीपोजिशन। ये बता रहा है, सेपरेशन भी बताता है। क्या बताता है? सेपरेशन। और सेपरेशन बताता है, और ये बिलोंग्स भी करता है, एक दूसरे को जोड़ता भी है। जैसे मैं बोलूं, आई कम फ्रॉम यूपी, मैं उत्तर प्रदेश से हूं, तो यहाँ मेरा संबंध बता दिया, संबंध भी बताता है। और क्या बताता है? सेपरेशन। यहाँ पर क्या बता रहा है? फ्रॉम, संबंध बता रहा है। कहाँ से? स्टोरी से लिया गया है। फ्रॉम मतलब से होता है, फ्रॉम मतलब से। तो जो ये वर्ड्स लिए गए हैं, जो ये ब्लू बॉक्स में है, लाइट ब्लू में है, ये वर्ड्स कहाँ से लिए गए हैं? स्टोरी से लिए गए, जो स्टोरी आप पढ़ चुके हैं। तो प्रॉमिस्ड मतलब जान लीजिए आप क्या होता है? वादा करना। क्या होता है? वादा करना। और बता सकते हैं इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है?
क्या है, बता सकते हैं क्या है ये? वर्ब है। क्या है वर्ब? वर्ब का कौन सा फॉर्म? वी टू फॉर्म है। स्पेंडिंग। स्पेंडिंग क्या इसका मतलब क्या होता है? होना है, होता है खर्च करना होता है। क्या होता है मतलब? खर्च करना। मीनिंग क्या जाता है? खर्च करना, स्पेंड करना। अच्छा, स्पेंड 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 मैं बता चुका था कि इसके वर्ब की फॉर्म स्पेंड फर्स्ट फॉर्म, स्पेंड सेकंड फॉर्म, स्पेंड थर्ड फॉर्म, स्पेंडिंग आईएनजी फॉर्म। तो आईएनजी फॉर्म हो सकता है ये हेल्पिंग वर्ब हो, सॉरी मेन वर्ब हो। आईएनजी फॉर्म हो सकता है एडजेक्टिव हो, क्योंकि वर्ब का आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का भी काम करता है। और प्रोमिस्ड अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो ये एडजेक्टिव भी हो सकता है, मेन वर्ब भी हो सकता है। चीटेड, चीटेड का मतलब बताया था मैंने, क्या होता है मतलब? चीट का मतलब होता है धोखा देना, धोखा देना। चीट का मतलब धोखा देना। वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सेकंड फॉर्म हो सकता है, थर्ड फॉर्म, क्योंकि चीट 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 चीटेड चीटेड होता है। चीट चीटेड चीटेड, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है, इसलिए पता नहीं कर सकते। यहाँ से पता कब चलेगा? जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे और सेंटेंस के बीच में जब ये वर्ड आते हैं तब पता चलता है ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर है? चलिए। लक मतलब क्या होता है? किस्मत। लक मतलब किस्मत होता है। क्या होता है? किस्मत होता है। किस्मत। लक मतलब किस्मत। भाग्य क्या होता है? भाग्य होता है। रिमेंबर, रिमेंबर मतलब वर्ब है। क्या है ये? वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है? याद करना। इसका मतलब क्या होता है? याद करना। आई रिमेंबर, मैंने याद किया। मैं आई रिमेंबर मतलब मैं याद करता हूं। आई रिमेंबर्ड, मैंने याद किया। ठीक है। अच्छा, आई रिमेंबर्ड, आई रिमेंबर, क्या फर्क बता सकते हैं दोनों में? मैंने पूछा आई, आई रिमेंबर, आई रिमेंबर, दोनों में अंतर बताएं आप। कमेंट कर कीजिएगा। रिमेंबर, आई रिमेंबर्ड में अंतर बताइए। ह्यूज मतलब बड़ा होता है। ह्यूज मतलब बड़ा होता है, मैं बता चुका हूँ क्या है, एडजेक्टिव है। रिमेंबर वर्ब हो गया, याद करना में तो मीनिंग जाता है। डिफिकल्ट क्या है आपका? एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग क्या जाता है? कठिन होता है। इसका मीनिंग कठिन होता है। मार्केट नाउन है। मार्केट क्या है? नाउन। इसका मीनिंग क्या जाता है? बाजार। अब देखते हैं पैसेज क्या है। देखिए, इंस्ट्रक्शन ये भी लिखा है। देखो इंस्ट्रक्शन, अब इंस्ट्रक्शन आप नहीं पढ़ पाएंगे, निर्देश नहीं जान पाएंगे क्या पूछ रहा है, क्या बताना है इसमें, ये जो ब्लैंक है इसमें क्या भरना है, तो कैसे आप समझेंगे? तो पहले इंस्ट्रक्शन निर्देशों को पढ़ना सीख लीजिए, इसके मतलब समझ लीजिए क्या बोल रहा है। देखिए, यूज, यूज द वर्ड्स करेक्टली टू कंप्लीट द पैराग्राफ गिवन बिलो। There are two extra words in the box that you do not need. आप समझिएगा। यूज मतलब, यूज क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब है। यूज प्रयोग करें। यूज मतलब प्रयोग करें। यूज मतलब उपयोग करें। यूज मतलब क्या होता है? उपयोग करना। क्या होता है? उपयोग करना। यूज वर्ब का कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। उपयोग करें द वर्ड्स, कौन से वर्ड? ये डेफिनिट वर्ड हैं। ये जो वर्ड्स हैं कोई भी वर्ड्स नहीं है। अगर कोई भी नॉर्मल वर्ड्स की बात होता तो ए लगता। क्या लगता? ए। लेकिन यहाँ पर डेफिनिट वर्ड्स हैं, कुछ डिफाइन है, फिक्स वर्ड हैं, तो इसलिए दा लग गया। दा क्या है? आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल? डेफिनिट आर्टिकल। बात क्लियर है? वर्ड्स क्या है? नाउन। वर्ड्स क्या है? नाउन। वर्ड मतलब शब्द, वर्ड्स मतलब शब्द, शब्दों को। वर्ड्स मतलब शब्दों। यूज प्रयोग करें शब्दों का करेक्टली, सही तरीके से। करेक्टली बता सकते हैं क्या है? एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब। क्या है? एडवर्ब। सही तरीके से, करेक्टली मतलब सही सही से शब्दों का प्रयोग करें। टू कंप्लीट, टू कंप्लीट क्या है? आप कहेंगे इंफिनिटिव है। क्या है? इंफिनिटिव है। टू क्या है? प्रीपोजिशन। कंप्लीट क्या है? वर्ब है। वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। टू कंप्लीट पर कंप्लीट मतलब पूरा करना। कंप्लीट मतलब क्या होता है? पूरा करना। पूरा करें द पैराग्राफ। द क्या है? डेफिनेट आर्टिकल। पैराग्राफ क्या होता है? पैराग्राफ मतलब जो आपका ये पैराग्राफ दिया है, गिवन बिलो। गिवन बिलो, गिवन दिया गया, पैराग्राफ जो दिया गया। गिवन मतलब दिया गया। गिवन मतलब दिया गया है, नीचे। दिया गया, दिया गया है नीचे। बिलो मतलब क्या होता है? नीचे। बिलो मतलब नीचे होता है। क्या होता है? नीचे होता है। इसका मतलब हुआ सही सही शब्दों का प्रयोग करें
कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए पैराग्राफ को जो नीचे दिया गया है, इस नीचे दिए गए पैराग्राफ को पूरा करने के लिए सही सही शब्दों का प्रयोग करें। कौन से शब्द? जो ऊपर लिखे हुए हैं। दियर आर टू एक्स्ट्रा वर्ड्स। दियर आर, मैंने बताया था दियर का वैसे मीनिंग होता है वहां, लेकिन यहाँ दियर का कोई मीनिंग नहीं जाएगा। क्या है ये? अगर दियर आ जाता तो देखो इन्वर्जन लेता है। क्या लेता है? इन्वर्जन लेता है। तो इन्वर्जन आ गया ना। द एक्स्ट्रा वर्ड्स, टू एक्स्ट्रा वर्ड्स, सॉरी टू एक्स्ट्रा वर्ड्स क्या हुए? सब्जेक्ट हो गए। इसका वर्ब क्या है? ये आर हो गया। तो देखिए इन्वर्जन यानी सब्जेक्ट के पहले जब वर्ब आ जाए तो ये इन्वर्जन आ जाता है। क्या लग जाता है? इन्वर्जन। तो क्या मतलब निकला? दो एक्स्ट्रा वर्ड हैं, दो एक्स्ट्रा वर्ड हैं इन द बॉक्स, इस बॉक्स में। इन द बॉक्स, इन प्रीपोजिशन द आर्टिकल बॉक्स क्या हो गया? नाउन हो गया। तो इस बॉक्स में दो एक्स्ट्रा वर्ड हैं। दैट, जो कि दैट, दैट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है? रिलेटिव। तो जो कि बता रहा है यू डू नॉट नीड, तुम डू नॉट नीड, तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है। जो दो एक्स्ट्रा वर्ड है उन्हें तुम्हारी उन्हें तुम्हें अब जरूरत नहीं है। उन वर्डों की तुम्हें नीड नहीं है, उन वर्डों की तुम्हें जरूरत नहीं है। नीड मतलब जरूरत होना, नीड मतलब जरूरत होना, जरूरत समझिए। अब नीड मतलब जरूरत होता है। डू नॉट बता सकते हैं टेंस कौन सा है? टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इतना इंस्ट्रक्शन क्लियर है? मैं इसको रफ कर दूं? चलिए रफ कर देता हूं। आपने नोट कर लिया होगा इन सब चीजों को। चलिए अब देखिएगा, पैसेज को मैं पहले पढ़ता हूं। पैराग्राफ जो दिया है इसको मैं पहले पढ़ता हूं। चलिए। डियर आर ए फार्मर हु हैड ए ब्लैंक है कोकोनट प्लांटेशन, फुल स्टॉप। ही वर्कड हार्ड एंड डिड नॉट डिपेंड ऑन blank, full stop. Every day was blank, but he did not give up, full stop. One day, comma, a man bought a bag of coconuts from him, comma, and blank to pay him the money the next day, full stop. Days passed and the man did not pay him anything, full stop. The farmer felt blank, full stop. About 2 months later, comma, he met the same man and asked him about his money, full stop. The man said, comma, double inverted comma start, oh, exclamatory sign, I had forgotten, full stop. Now, comma, I blank buying coconuts from you, full stop, double inverted comma close, and he paid the money, full stop. ये था पैराग्राफ, मैंने पढ़ दिया है। अब मैं इसको समझाते चल रहा हूं। चलिएगा। देखिए मैंने कहा डियर का वैसे कुछ मीनिंग यहां नहीं निकल रहा है। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस क्या शुरुआत में आ रहा है, जबकि डियर का रियल मीनिंग क्या होता है? वहां होता है। डियर मतलब वहां। डियर वाज ए फार्मर, एक किसान था। वाज मतलब था, वाज मतलब था। ए मतलब एक, फार्मर मतलब किसान। फार्मर मतलब क्या होता है? किसान होता है। क्या होता है? किसान। एक किसान था। ये क्या है? आर्टिकल है। कौन सा आर्टिकल? इंडेफिनिट आर्टिकल। बात क्लियर इतना? चलिए। अच्छा यहाँ एन क्यों नहीं आया? एन जब आता है, जब वर्ड्स का उस वर्ड के पहले एन कब लगेगा? तब जब उस वर्ड का पहला लेटर या तो वॉवेल हो या तो वॉवेल साउंड दे रहा हो। बात क्लियर इतना? चलिए ठीक है। हु हैड ए ब्लैंक कोकोनट प्लांटेशन। देखिए अब मीनिंग निकालने के लिए आपको ये वर्ड्स जानना होगा। बात समझ में आ रही? तो पहले मैं इसको समझाता हुआ चलूंगा। देखिए हु हैड ए, उसके देखिए हु कौन? ये फार्मर की बात कर रहा है। इस फार्मर की, ये हु किसके लिए आया? इस फार्मर के लिए। बात समझ आ रही? अच्छा यहाँ कोई निर्जीव चीज होता है तो यहाँ पर हुइच लगता है। क्या लगता है? हुइच लगता है। यहाँ हु इसलिए लगा है क्योंकि लिविंग चीज है, फार्मर लिविंग है। ठीक है। हैड ए, अच्छा हैड लग गया इसका मतलब कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है। वाज लग गया इसका मतलब कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस में कौन सा टेंस? ये नहीं पता अभी। ठीक है, बता सकते हैं लेकिन आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। चलिए ए क्या है? आर्टिकल। ब्लैंक है, बताना है कौन सा वर्ड आएगा इनमें से। यहाँ पे कोकोनट प्लांटेशन। हु है? जिसके पास था एक कैसा? कोकोनट प्लांटेशन, नारियल का बहुत बड़ा खेत, नारियल का प्लांटेशन उसके पास था। अब देखिएगा यहाँ मीनिंग क्या निकलेगा, अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। पहले मैं हर वर्ड का मीनिंग बताते हुए चल रहा हूँ। अच्छा कोकोनट प्लांटेशन ये आपका हो गया क्या? नाउन हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ही वर्कड हार्ड
एंड डिड नॉट डिपेंड ऑन ब्लैंक फुल स्टॉप। देखिए ही प्रोनाउन है, किसके लिए आया है? फार्मर के लिए आया। फार्मर किसके लिए आया है? फार्मर के लिए। फार्मर देखिए सिंगुलर है और क्या है? मेल है, तो क्या आएगा? ही आएगा। बात समझे? अगर ये प्लूरल होता है यहाँ पर कोई चीज, तो यहाँ पर क्या आता? दे आता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलिए, ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड हार्ड। वर्क क्या है आपका? यहाँ वर्ब है। क्या है? वर्क। और वर्क का कौन सा फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म लग गया सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो टेंस कैसा जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। हार्ड, वर्क हार्ड। हार्ड क्या हो गया? यहाँ पर हार्ड क्या है आपका? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। एंड, ठीक है, डिड नॉट, एंड डिड नॉट डिपेंड ऑन। देखिए, और डिड नॉट के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? फर्स्ट फॉर्म। ये भी कैसा है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया तो पास्ट इंडेफिनिट होता है, और वर्ब का फर्स्ट सेकंड फॉर्म आया सब्जेक्ट के बाद तो क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट। याद रखिएगा, ये हेल्पिंग वर्ब है, इन्हीं से पहचाना जाता है टेंस कैसा है। हेल्पिंग वर्ब से ही पहचान होती है टेंस की। तो जब तक हेल्पिंग वर्ब आपको नहीं पता होगा, जब तक आपको टेंस का पता नहीं चलेगा। आप कहेंगे, आपकी डिमांड होगी, तो मैं आपको टेंस भी पहचानना सिखा दूंगा। कुछ पूरे टेंस जितने भी 12-13 जो भी 11-12 टेंस होते हैं, सब टेंस की हेल्पिंग वर्ब बता दूंगा। उससे आप टेंस को पहचानने में आपको बहुत आसानी होगा। डिड नॉट डिपेंड, वर्ब का फर्स्ट वन। डिपेंड मतलब निर्भर होना। डिपेंड मतलब निर्भर होना। क्या होता है? निर्भर। ऑन, डिपेंड के साथ हमेशा याद रखिएगा क्या आता है? डिपेंड के साथ हमेशा ऑन प्रीपोजिशन लगता है। क्या लगता है? जैसे बैंक के साथ हमें लगता है हमेशा, बैंक के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑन लगता है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं है? तो इसका मतलब दोनों का मतलब क्या जाता है? निर्भर होना। निर्भर होना। पिछले क्लासों में हम पढ़ चुके हैं, पैसेज में आया था। चलिए, क्या हुआ? डिपेंड ऑन ब्लैंक, पता नहीं किस पर डिपेंड है। किस पर डिपेंड है नहीं पता। और उसके पास कितना, कैसा कोकोनट, कोकोनट प्लांटेशन है, ये नहीं पता। अब इस वर्ड में देखेंगे मीनिंग कौन सा फिट आ रहा है, बाद में देखेंगे। चलिए देख लेते हैं। देखिए, प्रॉमिस्ड, आप वादा किया। तो कोकोनट प्लांटेशन को वादा तो करेंगे नहीं हम, तो ये नहीं जा सकता इस वाले में। इस वाले में ये नहीं जा सकता। ठीक है, स्पेंडिंग, खर्च किया। अब कोकोनट प्लांटेशन खर्च किया, खर्च करता हुआ कोकोनट प्लांटेशन, ऐसा भी मीनिंग नहीं जा रहा, ये भी नहीं होगा। चीटेड, एक धोखा कोकोनट प्लांटेशन, ये भी नहीं मीनिंग जा रहा है। किस्मत, एक किस्मत प्लांटेशन को नारियल पेड़, नहीं जा रहा। और यहां पर देखिएगा आप, क्या आएगा आपका? एडजेक्टिव आएगा। एडजेक्टिव तो आप कहोगे ये भी एडजेक्टिव होता है, ये भी एडजेक्टिव होता है, ये भी। लक क्या है आपका? नाउन है, ये नहीं होगा। रिमेंबर वर्ब है, ये तो ये भी नहीं होगा। ह्यूज एडजेक्टिव है, डिफिकल्ट एडजेक्टिव है, मार्केट नाउन है। तो देखिएगा, देखिए अगर आपको पता है पार्ट ऑफ स्पीच, तो इसको कैंसिल कर दिए आप, इसको कैंसिल कर दिए, और इसको कैंसिल कर दिए। अब इनमें से आ सकता है, लेकिन जब हमने कहा था वर्ब भी तो होते हैं, लेकिन यहाँ वर्ब की जरूरत नहीं है, एडजेक्टिव की जरूरत है, तो ये एडजेक्टिव भी होते हैं, लेकिन मीनिंग तो नहीं फिट बैठ रहा ना। तो देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच जानने से आपके 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ये इंपॉर्टेंट होता है पार्ट ऑफ स्पीच का। जब आप कंपटीशन में बैठते हैं, जब आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तब आपके लिए पार्ट ऑफ स्पीच बहुत मदद करते हैं। और आज ही से जब सीखेंगे तो आपके लिए एग्जाम निकालना, इंग्लिश में 50 में 50 लाना, 100 में 100 लाना, सीजीएल जैसे एग्जाम में बड़ा आसानी होगा। बात समझ में आ रही? चलिए, तो देखिएगा, चीटेड नहीं होगा, तो बचा क्या? ह्यूज और डिफिकल्ट। ठीक है, एक कठिन कोकोनट प्लांटेशन, कठिन नारियल का खेत या प्लांटेशन, कैसा? नहीं, ये भी मीनिंग फिट नहीं जा रहा। ह्यूज प्लांटेशन, ह्यूज नारियल का बहुत बड़ा, यानी देयर वाज ए फार्मर हु हैड ए बिग ह्यूज कोकोनट प्लांटेशन। बड़ा, ह्यूज मतलब बहुत बड़ा होता है, नारियल का प्लांटेशन था, उसके पास एक बहुत बड़ा नारियल का प्लांटेशन था। तो ये मीनिंग जा रहा है ना, तो यहाँ पर क्या भरेंगे? ह्यूज भरेंगे। क्या भरेंगे? ह्यूज भरेंगे। बात क्लियर है इतना? अब देखो, ही वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, उसने कठिन परिश्रम किया। और डिड नॉट डिपेंड ऑन, और डिपेंड नहीं हुआ, और निर्भर नहीं था, और निर्भर, उसने कठिन परिश्रम किया और निर्भर नहीं था। अच्छा, डिड नॉट डिपेंड किसकी, किसके लिए वर्ब आया है? ये ही के लिए वर्ब आया है। ये बोल सकते हैं इसका सब्जेक्ट क्या है? ही है। तो डिपेंड नहीं हुआ किस पर? भैया चीटेड, धोखे पर नहीं, खर्चे पर नहीं। खर्चा करना ये सब नहीं आएगा। यहाँ क्या आएगा? कोई क्या आएगा? हमने कहा था ऑन के बाद क्या आता है? हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। ऑन के बाद प्रीपोजिशन है, यानी प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है?
प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है हमेशा? ऑब्जेक्ट आता है। और ऑब्जेक्ट कौन होता है? नाउन या प्रोनाउन होता है। नाउन या प्रोनाउन होता है। इतनी बात समझ में आई? अब ये बताइए, ये तो एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है। लक छोड़ो, मार्केट छोड़ो, डिफिकल्ट एडजेक्टिव है, ह्यूज एडजेक्टिव है, रिमेंबर वर्ब है। तो इनमें से ना अब दो ही दो। पार्ट ऑफ स्पीच जानने से आपका इतना काम हो गया, सब खत्म हो गए। बचा लक और मार्केट। अब ये बताइए, वो मार्केट पे डिपेंड नहीं था, उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन मार्केट पे डिपेंड नहीं था। ऐसा मीनिंग तो जा ही नहीं रहा है। वो उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन लक पर डिपेंड नहीं था। वो कठिन परिश्रम करता था क्योंकि वो लक पर डिपेंड नहीं होता था। तो यहाँ पर क्या आएगा? LUC के लक आएगा। क्या आएगा? लक। बात समझ में आ रही थी? देखिए कितना यूज हेल्पफुल होता है ना पार्ट ऑफ स्पीच, समझ में आ रहा ना? तो यहाँ इसका यूज है मीनिंग निकालने में भी बहुत। पार्ट ऑफ स्पीच समझ लीजिए और पॉइंट है इंग्लिश सब्जेक्ट का। बात क्लियर इतनी? चलिए थोड़ा मैं रफ कर दे रहा हूँ, अच्छे से लिख दे रहा हूँ। एक मिनट, आप लिखते चलिएगा, मैं जो जो मिटा रहा हूँ। यहाँ होगा ह्यूज और यहाँ होगा लक। बात समझ में आई? LUC के लक, किस्मत। वो किस्मत पर डिपेंड नहीं करता था। बात एवरीडे, एवरीडे प्रत्येक दिन, एवरीडे मतलब प्रत्येक दिन, याद लिख लीजिएगा। प्रत्येक दिन, एवरी प्रत्येक दिन, वाज मतलब था। प्रत्येक दिन क्या था? बता सकते हैं? डिफिकल्ट था। अब देखिएगा, वाज के साथ क्या आता है? वर्ब का ING फॉर्म आता है या एडजेक्टिव आएगा। बात समझ रहे हैं? या नाउन आएगा। वाह एवरीडे, वाज के साथ क्या एडजेक्टिव आ सकता है? क्या आपका नाउन आएगा या क्या आएगा? बोल सकते हैं आप कि वर्ब का ING फॉर्म आएगा या वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा अगर पैसिव बनाएंगे तब। तो यहाँ तो सब ऑप्शन फिट जा रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच के अगर नजरिए से देखेंगे, लेकिन यहाँ समझेंगे। एवरीडे वाज, प्रत्येक दिन कैसा था? प्रत्येक दिन प्रॉमिस था। भाई प्रॉमिस तो हम किसी से वादा करते हैं, स्पेंड खर्चा, खर्ची खर्च कर रहा था प्रत्येक दिन। नहीं, ये तो थोड़ा मीनिंग सेंस बैठ सकता है, लेकिन प्रत्येक दिन वो खर्च कर रहा था, ऐसा मीनिंग जा सकता है। प्रत्येक दिन वो चीटेड, धोखा देता था, अब मीनिंग जा सकता है। लक, प्रत्येक दिन, अब लक तो आएगा नहीं क्योंकि निकाल ह्यूज, ये भी नहीं आएगा। रिमेंबर, प्रत्येक दिन, रिमेंबर क्योंकि वो आज के साथ क्या आएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, ये तो आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि वर्ब का ये कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म आएगा या ING फॉर्म जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? ह्यूज तो जाएगा नहीं, तो हटा दी क्योंकि ह्यूज ऑलरेडी। डिफिकल्ट, ये जा सकता है। मार्केट, प्रत्येक दिन मार्केट था, ये तो कोई मीनिंग नहीं बन। तो देखो यहाँ लिख रहा है एवरी डे वाज डिफिकल्ट। एवरी डे क्या आएगा यहाँ पर? एवरी डे वाज डिफिकल्ट, डिफिकल्ट। एवरी डे वाज डिफिकल्ट, प्रत्येक दिन कठिन था। बट लेकिन ही क्या है? प्रोनाउन है। डिड नॉट गिव अप, लेकिन उसने त्यागा नहीं। गिव अप मतलब त्याग देना। मैं लिख दे रहा हूँ मीनिंग। गिव अप मतलब त्याग देना। क्या होता है मीनिंग? त्याग देना, छोड़ देना। क्या होता है? छोड़ देना। ये क्या है? आपका फ्रेजल वर्ब है। ऐसा मत समझ गिव मतलब छोड़ना, गिव मतलब देना, आप मतलब ऊपर, ऊपर देना नहीं। इसका लिटरल मीनिंग नहीं जाएगा, इसका फ्रेजल वर्ब है। क्या ये? और फ्रेजल वर्ब जब आ जाता है तो मीनिंग अलग निकलता है। फ्रेजल वर्ब यानी वर्ब के साथ प्रीपोजिशन लग के अगर आता है तो क्या होता है? वो फ्रेजल वर्ब होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? त्याग देना। गिव अप मत करना। गिव मतलब वैसे क्या होता है? देना, आप मतलब ऊपर होता है, ठीक है? तो लिटरल मीनिंग में मत जाइएगा। इंग्लिश की एक खासियत है, ये है सुंदरता। बात समझ में आ रही है? चलिए ठीक। लेकिन उसने त्यागा नहीं, उसने त्यागा नहीं, उसने छोड़ा नहीं। प्रत्येक दिन कठिन तो था लेकिन उसने छोड़ा नहीं। डिड नॉट गिव अप, देखिए अब यहाँ पर वर्ब का गिव क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। डिड नॉट के साथ कैसा है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। बात क्लियर है? चलिए अब क्या है? प्रीपोजिशन है। बात क्लियर? देखो वन डे, एक दिन। वन डे मतलब एक दिन। वन डे, वन मतलब एक, डे मतलब दिन। अब मैन, ए कोई मैन, ए मतलब आर्टिकल हो गया, ए मतलब एक, मैन मतलब आदमी। गॉट, देखिएगा इसको समझिएगा थोड़ा, एक मिनट, इसको समझिएगा। देखिए BY, बाई, बाई मतलब खरीदना। वर्ब का कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब V2 इसका क्या जाएगा? बॉट, BOUGHT, गॉट। थर्ड फॉर्म भी जाएगा
बॉट, इसको क्या पढ़ते हैं? बॉट पढ़ते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, क्लियर। तो यहां से वन डे, एक दिन, एक आदमी खरीदा अ बैग ऑफ कोकोनट्स। अ बैग, ए आर्टिकल होगा, बैग मतलब झोला, बैग मतलब थैला, बैग मतलब थैला, याद है ना? लिखा तुम सब कुछ मेहनत तो करते नहीं हो। बैग मतलब थैला, मेहनत कर लिया करो, आसान हो जाएगी जिंदगी। बैग मतलब थैला। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन। और कोकोनट्स मतलब नारियल, कोकोनट्स। लिख दूं मीनिंग? कोकोनट्स मतलब नारियल, कोकोनट मतलब प्लूरल कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? हाँ, प्लूरल नाउन बन जाएगा, तो नारियलों हो जाएगा। नारियल, नारियल। ठीक है, क्या होता है कोकोनट मतलब नारियल। इतनी बात क्लियर। तो ए बैग ऑफ कोकोनट्स, यानी नारियल का एक थैला, नारियल का एक थैला खरीदा उस आदमी ने। ठीक है, फ्रॉम का किससे? देखिए यहाँ बता रहा, फ्रॉम मतलब संबंध बता रहा ना। फ्रॉम किससे खरीदा? हिम, उससे। फ्रॉम मतलब देखिए फ्रॉम बता रहा है, संबंध बता रहा है, किससे खरीदा? हिम, उससे खरीदा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हिम मतलब किसके लिए, किससे है? इस फार्मर से, इस किसान से। हिम किसके लिए है? फार्मर। अब बता सकते हैं फ्रॉम क्या है? प्रीपोजिशन। फ्रॉम क्या है? प्रीपोजिशन है। हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है। ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, जैसे ही आप सब्जेक्टिव फॉर्म होता है, हिम क्या होता है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो फ्रॉम, देखिए फ्रॉम प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद क्या था? ऑब्जेक्ट आता है, तो आया ना ऑब्जेक्ट, जो मैंने लिखा था ये, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही? एंड और टू पे हिम द मनी द नेक्स्ट डे। टू पे, पे मतलब पे करना, मनी पे करना, मनी देना। मनी किसी को, जैसे आप कुछ खरीदते हैं उसके बदले कुछ पे करते हैं, आप उसको उसे कुछ पैसा देते हैं, उसे कुछ पैसा देना, तो पे होता है। टू पे मतलब कुछ पैसा देना, कुछ देना। ठीक है, हिम किसे? उसे, किसको, किसके लिए आया है ये? उस आदमी के लिए आया है। किस आदमी के लिए? फार्मर के लिए आया है। तो किस फार्मर के लिए आया है? ठीक है, द मनी, द मनी, उसे कुछ पैसा देगा। उसे कुछ पैसा देगा, कब देगा? द नेक्स्ट डे, अगले दिन उसे कुछ पैसा देगा। तो उसने क्या किया? वन डे अ मैन बॉट अ बैग ऑफ कोकोनट्स, एक आदमी, ठीक है, खरीदा अ बैग ऑफ कोकोनट्स, एक नारियल का बैग, थैला खरीदा, नारियल का थैला खरीदा, फ्रॉम हिम, उससे। ठीक है, हर किसान से। और क्या किया? टू पे हिम द मनी द नेक्स्ट डे, अगले दिन पे करने के लिए उससे क्या किया? यहाँ पर क्या करेगा? स्पेंडिंग नहीं करेगा, प्रॉमिस करेगा। क्या करेगा? प्रॉमिस करेगा। अब देखो मीनिंग तो ऐसे ही जब जानोगे तब तो भर दोगे, प्रॉमिस्ड। देखिएगा, प्रॉमिस क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म। यहाँ पर क्या एडजेक्टिव नहीं, क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म। क्यों? क्योंकि ये मैन के लिए आया है। किसके लिए आया है? अ मैन के लिए। मैन क्या है? का सब्जेक्ट है, तो इसका वर्ब हो गया। और वर्ब कैसा है? ये वर्ब का सेकंड फॉर्म। टेंस कैसा हो गया? क्योंकि यहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है। टेंस कैसा है? पास्ट है, तो यहाँ भी पास्ट जाएगा। यहाँ सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ भी सेकंड फॉर्म जाएगा। तो प्रॉमिस, वादा किया, टू पे हिम द मनी, मनी देने के लिए उसे वादा किया, अगले दिन उसे मनी देने के लिए वादा किया। डेज पास्ट, डेज मतलब दिनों, पास्ट मतलब गुजरते गए, दिन गुजरते गए। बात क्लियर? डेज मतलब दिनों, और पास्ट मतलब गुजरना, पास्ट मतलब गुजरना। मैं लिख देता हूँ थोड़ा और देखिएगा। पास्ट मतलब गुजर जाना, क्या होता है? गुजरना। पास्ट का सेकंड फॉर्म कैसा है? पास्ट का ये सेकंड फॉर्म है। पास्ट समझ में आ रही है कि नहीं? एक होता है, आप देखिए, याद रखिएगा, पास अवे। जब पास अवे आएगा तो ये क्या है? आपका फ्रेजल हो है। क्या है? याद रखिएगा, फ्रेजल वर्ब है। इसका मीनिंग जाता है मर जाना, मर जाना। अगर किसी को बोल तो पास अवे, तो होता है मर जाना। मतलब बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए ठीक है। दिन गुजर गए, कई दिन गुजर गए। एंड और द मैन, एंड मतलब क्या है? कंजंक्शन होता है, और क्या है? इसका मतलब होता है और होता है। द मैन, कौन सा मैन? ये मैन जो आदमी था, वो खरीदा था। देखिए डेफिनेट आर्टिकल आ गया ना। ओके, समझ में आ रहे हैं ना? किस खास के आदमी की बात हो रही है? इस आदमी, इस खास आदमी की बात हो रही है जो थैला खरीदा था। द मैन डिड नॉट पे, डिड नॉट पे, देखो डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। पे मतलब अदा करना, पे मतलब अदा करना, ठीक है, या कुछ देना। पे मतलब अगर कुछ खरीदे हैं आप, तो उसके बदले पे करते हैं, गिव नहीं करते हैं। आप कुछ खरीदने जाएंगे दुकान पे, तो उसे आप कहेंगे ना, आई गिव यू मनी, ऐसा नहीं बोले, आई पे यू। क्या बोलेंगे? आई पे यू मनी बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? तो पे पैसा देने के सेंस में जाता है। हिम किसे? उसे, एनीथिंग।
ठीक है। तो यहाँ देखिए कई दिन गुजर गए लेकिन उस आदमी ने कुछ नहीं पे किया, हिम उसे एनीथिंग, कुछ भी नहीं पे किया, कुछ भी नहीं पे किया, एक भी रुपया नहीं पे किया। अब पे समझो, अब इंग्लिश पढ़ रहे हो तो इंग्लिश का मतलब हर वर्ड की मीनिंग हिंदी शुद्ध मत जाओ। इंग्लिश पढ़ो तो पे याद रखो, पे मतलब खुद देना। अब पे का लिटरल मीनिंग, लिटरल एकदम शुद्ध हिंदी मत जाओ। इंग्लिश पढ़ो तो कुछ इंग्लिश भी तो सीख लो, कुछ इंग्लिश तो याद कर लो। हर चीज का ट्रांसलेशन जानोगे, बात समझ में आ रही है? तो इंग्लिश अब थोड़ी आदत डालो इंग्लिश को इंग्लिश जैसा पढ़ने के लिए। हिंदी ट्रांसलेशन हमेशा नहीं करो। चलिए, इसके बाद है देखिए, द फार्मर। द क्या है? डेफिनेट आर्टिकल है। और फार्मर क्या होगा? किसान। कौन सा किसान है? देखो यहाँ पर अ फार्मर रहा होगा, लेकिन यहाँ जब बात आई तो द फार्मर, क्योंकि यहाँ कंफर्म हो गया ना भाई, इसी किसान की बात हो रही है, नॉर्मल किसान की बात नहीं हो रही है। क्लियर? फील। फील का मैंने बताया था, फील का कौन सा फॉर्म है? देखिए, फील मतलब होता है महसूस करना, महसूस करना। और वर्क का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। तो इसका सेकंड फॉर्म क्या जाएगा? एफ ई एल टी, फेल्ट। और थर्ड फॉर्म भी जाएगा फेल्ट। ये सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म, बात क्लियर है इतना? चलिए, हाँ, कहाँ पहुंचे यहाँ? महसूस किया, क्या महसूस किया? बता सकते हैं? चीटेड। कैसा महसूस किया? धोखा, कि मुझे धोखा दिया गया। द फार्मर फेल्ट चीटेड। द फार्मर फेल्ट चीटेड। ये क्या है? चीटेड। अब यहाँ पर पता चल गया क्या है, एडजेक्टिव है। मैं एक चीज समझाना चाहता हूँ आपको। मैंने लिखा द फार्मर फेल्ट चीटेड, यह एडजेक्टिव है। क्या है यहाँ पर? एडजेक्टिव। फेल्ट क्या है? आपका वर्ब है, वीटू है। और ये इतनी बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ क्या आएगा? चीटेड। क्या महसूस किया? कि मुझे धोखा दिया गया। चीटेड, मुझे धोखा दिया गया। अबाउट 2 मंथ्स। लगभग, अबाउट मतलब क्या जाता है? लगभग। अबाउट मतलब लगभग। और अबाउट मतलब बारे में भी आता है, किसी के बारे में बताना तो अबाउट लगाते हैं। अबाउट मतलब लगभग, लगभग 2 मंथ्स। कितने मंथ? 2 मंथ, 2 महीने बाद। लेटर मतलब क्या होता है? बाद। लेटर मतलब क्या होता है? बाद। लगभग 2 महीने बाद, लगभग 2 महीने बाद। ही, वो, किसकी बात हो रही है? ये मैं। ही मेट, वो मिला। द सेम मैन, उस सेम आदमी से। ठीक है, उसी आदमी से मिला। एंड, और पूछा। आस्क्ड हिम, और पूछा। आस्क्ड किसका, किसके लिए आया है? किसके लिए वर्ब आया है? ही के लिए आया है। पूछा हिम अबाउट हिज मनी, अपने आदमी के, अपने मनी, अपने धन के बारे में। अब देखो यहाँ अबाउट किसके लिए, किस मतलब मीनिंग निकलेगा क्या? बारे में। यहाँ मीनिंग क्या निकला? बारे में निकला। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये देखो, यहाँ अबाउट जा रहा था लगभग, यहाँ जा रहा बारे में। तो थोड़ा याद ध्यान से पढ़िएगा, मीनिंग कहाँ कब प्रयोग हो रहा है। तो ये सेंटेंस या सेंटेंस पढ़कर ही समझ में आता है। पूछा, एंड आस्क, और पूछा। आस्क मतलब कहना भी होता है, और आस्क मतलब पूछना भी होता है। हिम, उससे। अबाउट हिज मनी। हिज क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है। मनी क्या हो गया? आपका नाउन है। अब बता सकते हैं मनी कैसा नाउन है? मनी क्या है आपका? अनकाउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन है। बता सकते हैं? अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। क्लियर है इतनी बातें? चलिए आगे। द मैन सेड। द मैन, उस आदमी ने क्या कहा? सेड मतलब से का कौन सा फॉर्म है? आप कहेंगे से का सेकंड फॉर्म है, सेड होता है। ये बी टू फॉर्म है, ये बी वन फॉर्म। थर्ड फॉर्म भी यही होता है, लेकिन यहाँ पर सेकंड फॉर्म है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट के बाद अगर डायरेक्ट सेड वी टू फॉर्म वर्ब आ रहा है, सेड आ रहा है, तो इसका मतलब वी टू है फॉर्म है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ओह, डबल नोटिस का मैं क्या बोला? ओह, ओह, आई, आई हैड फॉरगेटन। आई मतलब मैं, हैड मतलब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग। फॉरगेट, फॉरगेटन, फॉरगेटन। ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? थर्ड फॉर्म, बी टू बी थर्ड फॉर्म है। और हेड के साथ हमने बताया था वर्ब का कौन सा फॉर्म है? थर्ड फॉर्म आता है। और कैसा टेंस होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। कैसा टेंस है? पास्ट। ओह, हाय मैं भूल गया था। हाय मैं भूल गया था, मैं भूल चुका था। ओह मैं भूल भूल चुका था। बात क्लियर इतनी? मीनिंग चलिए। नाउ, अब। नाउ, नाउ मतलब क्या होता है? अब होता है। आई, मैं। आई क्या है? मैं। बता सकते कौन सा प्रोनाउन है? फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आता है। क्लियर है? चलिए, आई,
बाइंग कोकोनट फ्रॉम यू। आई बाई कोकोनट, आई में आई आया, अब क्या आया होगा उसे, मुझे याद आया, आई या रिमेम्बर, मुझे याद आया, मुझे याद आया, रिमेम्बर, रिमेम्बर क्या है, मुझे याद आया, आई रिमेम्बर, मुझे याद आया, बाइंग खरीदना, बाइंग मतलब खरीदना। अब ये बता बाइंग क्या है, यहाँ पर, यहाँ पर क्या है, जीरंड है, क्या है, जीरंड है, क्या है यहाँ पर, जीरंड है। मुझे याद आया खरीदना, क्या, कोकोनट्स, कोकोनट नारियल, मुझे याद आया खरीदना नारियल का, फ्रॉम यू तुमसे, फ्रॉम यू तुमसे, मुझे याद आया कि मैंने तुमसे नारियल खरीदा था। बात क्लियर इतनी, चलिए। एंड, और ही पेड, वो पे कर देगा, पे का कौन से फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, पेड, वो पे करेगा the money, और वो पे करेगा मनी को, ठीक है। एंड, और ही पे, उसने पे किया मनी को, और उसने क्या किया, धन दे दिया उसे। बात समझ में आई इतनी कि नहीं आई, चलिए आप बता सकते हैं क्या है, प्रोनाउन है, कैसा, कौन सा पर्सन प्रोनाउन है, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ऐड क्या है, और हो गया, एंड का मतलब और क्या है, कंजंक्शन है, पैड क्या हो गया, और का सेकंड फॉर्म, दा क्या आर्टिकल हो गया, मनी क्या हो गया, नाउन हो गया। बात क्लियर। तो ये थे वर्ड्स जो यहाँ भरे गए हैं। कब भरेंगे आप, जब इनकी मीनिंग समझेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच समझेंगे, और अच्छे से इस पैसेज को पढ़कर समझेंगे कि क्या बोल रहा है, तभी इस वर्ड को आप भर पाएंगे। तो यहाँ पर ये सीखना नहीं है आपको कि वर्ड्स, अभी आप क्लास, छोटे क्लास में, ये बड़े क्लास वालों के बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, 9th 10th वालों की बात नहीं कर रहे हैं, जो क्लास 6 से 5 4 में पढ़ रहे हैं और जो 8 तक हैं, उन बच्चों को बस समझना है कि देखिए पार्ट ऑफ स्पीच की वैल्यू क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, टेंस का क्या इंपॉर्टेंस है, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ इस एक्सरसाइज के माध्यम से। तो इम्पोर्टेंस समझ में आया पार्ट ऑफ स्पीच का, हर पार्ट ऑफ स्पीच की ग्रामर का इंपॉर्टेंस देखिए, यहाँ पर डिपेंड ऑन, मैंने कहा था, ऑन के पास क्या आता है, क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, लग क्या आपका है, यहाँ पर क्या था, नाउन था, तो क्या आ गया, नाउन आ गया। तो यहाँ देखिए ग्रामर का भी इंपॉर्टेंस कितना होता है, आप तब समझेंगे जब अच्छे से पढ़ेंगे। आप सबको अच्छे से, यार पता नहीं क्या, आप पढ़ते कैसे हैं, पढ़ाया कैसे जाता है, बस आपको वही आते हैं, उठाए हैं बुक, बस इसके मीनिंग बताते चल गए, पता नहीं वो समझ पा रहे हैं क्या पढ़ा रहे हैं, कि बस रट कर चले आए हैं, किसी से गाइड से, किसी से कहीं से ट्रांसलेट करके चले आए हैं, बता दिए हैं। ऐसे मत पढ़ो, ऐसे पढ़ने का कोई मतलब नहीं, कहानी नहीं पढ़ो, अरे कहानी जानना है तो हिंदी बुक पढ़ लो ना, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। हिंदी कहानियां नहीं सीखने आए हो, आप इंग्लिश सीखने आओ, ग्रामर सीखने आओ, बुकेब सीखने आओ, कितनी बुकेब बता दिए, कितने ग्रामर बता दिए, टेंस बता दी, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग करके मैं समझ आपके अंदर विकसित कर दिया हूँ कि कैसे समझा जाता है पैसेज को, बहुत सारी चीजें मैं सिखाया हूँ। और आप अच्छे अच्छे से पढ़िए, ऐसे पढ़ते रहिए। और हाँ, अभी आपको बोरियत फील हो रहा होगा, बहुत सारी चीजें याद करनी होंगी, ऐसे लग रहा होगा बहुत सारी चीजें याद करनी है, क्या है ये सब नाउन प्रोनाउन, परेशान ना होइए, धीरे धीरे पढ़ते रहिए, बहुत अच्छा आपका इंग्लिश हो जाएगा, और एक दिन आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, और एक दिन आप गवर्नमेंट जॉब जरूर पा जाएंगे, अच्छे पोस्ट पे जाएंगे। और हाँ, याद रखिएगा, इंग्लिश का जो इम्पोर्टेंस है, आप उन बच्चों से पूछिए जो इंग्लिश छोड़ दिए हैं, इंग्लिश को क्या कर दिए हैं, छोड़ दिए हैं, इंग्लिश पढ़ते नहीं है, बस वो क्या करते हैं, स्टेट एग्जाम ही दे पाते हैं, स्टेट एग्जाम ही दे पाते हैं, सेंट्रल एग्जाम तक पहुंचते नहीं है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो एग्जाम ही नहीं दे पाते। क्यों, क्योंकि सेंट्रल में क्या पूछा जाता है, इंग्लिश। अब सेंट्रल में ज्यादा वैकेंसी आएगी, स्टेट में, सेंट्रल में ज्यादा वैकेंसी आती है, ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है सेंट्रल में। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, तो समझ कर पढ़िए, इंग्लिश का इंपॉर्टेंस बहुत है। अब ये कोई लड़का मत बोलिएगा कि आप, भारत है, भारत की मदर टंग क्या है, हिंदी है तो हिंदी ही पढ़ेंगे, नहीं, जरूरत के हिसाब से पढ़िए। हम ये थोड़ी ना बोलेंगे हिंदी पढ़ना ही छोड़ो, हिंदी भूल ही जाओ, हिंदी को वैल्यू दो, हिंदी हिंदी का सम्मान करो, ये हमारी हमारी मदर टंग है, हम बचपन से इसी को पढ़ते आए हैं, तो इसको भूलेंगे थोड़ी नहीं। लेकिन हाँ, इंग्लिश आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होने वाला है, तो आप इससे पढ़ो। ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, आप विदेशों में जाओगी तो आपको हिंदी वहां तो मिलेगा नहीं, इंग्लिश मिलेगा, तो इंग्लिश को, इंग्लिश की समझ रखो आप। बात समझ में आ रही है कि नहीं, कोई बोल रहा है इंग्लिश में तो आप समझ जाओ कि हाँ इंग्लिश में बोल क्या रहा है, ऐसा ना हो कि बोल कुछ और रहा है, जाना है तुमको टॉयलेट में बता रहा है जाने के लिए, और तुम चल गए हो बेडरूम में। तो ये सब ब्लंडर मत करो, अच्छे से पढ़ोगे तो ब्लंडर नहीं होगा। बात क्लियर है। चलिए बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा सेशन देखने के लिए।
और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और शेयर भी कर दीजिएगा। अगर सेशन अच्छा लगा है, मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक तो बनता है ना। ओके बाय।